कैसे ये इंडस्ट्री आपके लिए मतलब फ्यूचर है, राइट, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। जैसे कि आप लोग ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आप लोग ये जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि जब से बात चल रही है, राइट, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सफल होते हैं, असफल होते हैं। तो उसके अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो चीज होती है नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका अप्रोच जो है वो अप्रोच आपका राइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अगर इस अप्रोच को आप रॉन्ग अप्रोच के साथ अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री को करोगे, राइट, तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आपको ज्यादा सफलता नहीं मिलती है अगर रॉन्ग के साथ करो। जैसे कि मान के चलिए हम में से कितने सारे लोग हैं, मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के फोटोज देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप लोग देख रहे हो मेरे को। अच्छा, एक बात मुझे आप सारे लोग बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट खेला है, राइट, और क्रिकेट खेलने के लिए मार भी पड़ी होगी, है ना। होता है ना, कई बार क्रिकेट हम खेलते हैं और क्रिकेट के लिए बचपन में मार पड़ती है ना, और उसके बाद भी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। ऐसा वैसे कितने लोगों के साथ हुआ है कि उनको क्रिकेट खेला और मार पड़ी? ओके, बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो एक्चुअल में लेकिन विराट कोहली अगर क्रिकेट खेलता है तो विराट कोहली को तो मार नहीं पड़ रही, है ना। विराट कोहली अगर क्रिकेट खेल रहा है तो उसको उसकी पिटाई नहीं होती, उसके घर वाले उसकी पिटाई नहीं करते हैं, उसको मतलब और ज्यादा उसको बोलते हैं कि आप खेलो, आप खेलो, आप बहुत अच्छा करोगे, राइट। इसमें अप्रोच है, बिकॉज हम जो खेल रहे हैं, हमारा जो अप्रोच है वो कैजुअल अप्रोच है, हम खेल रहे हैं एज अ टाइम पास। लेकिन विराट कोहली जो क्रिकेट खेल रहा है उसका जो अप्रोच है वो प्रोफेशनल है। उसका जो अप्रोच है उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी सोच है, वो उसके अंदर अपना कैरियर बनाना चाहता है। इसीलिए वो आज की डेट में इतना ज्यादा सफल हुआ कि क्रिकेट तो हम भी खेले, लेकिन हम में से किसी का सिलेक्शन इंडियन टीम में क्यों ना हो, क्योंकि हमारा अप्रोच जो था, हमने शौक के लिए उस काम को करा, लेकिन विराट कोहली ने उस काम को करा एज अ प्रोफेशन। उन्होंने एज अ प्रोफेशनल उस काम को करा, इसीलिए उनका ये सारी चीजें। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बड़ी सोच। जो लोग डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और जो बड़े लीडर्स हैं, तो उनकी तरफ देखा जाए तो वो लीडर्स की उनकी बड़ी सोच होती है। वो बड़े लीडर्स कभी भी टूल्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अपने ट्रैवलिंग के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, और इससे कभी पीछे नहीं हटते। जैसे मान के चलो किसी को इंसान को बोला जा रहा है कि सर आप ऐसा करो, आप अभी आप ज्वाइन हुए हो और आप ऐसा करो, कार बुक ले लो, है ना। तो पता है सामने वाला पर्सन कई बार क्या बोल रहा है, सर मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा ना, तो मैं सर ले लूँ, लेडीज लेडीज बुक ले लो, सर सिल्वर हो जाएगा तो ले लो, सर ड्रेस ले लो, टाई में आ जाओ आप, राइट। तो वो क्या करे, सर 50,000 रुपए की इनकम आ जाएगी, उस दिन से मैं काम करूंगा, राइट। तो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच आपकी प्रोफेशनल नहीं है। आप सबने डायरी पेन जरूर आप लेकर बैठे हो तो जरूर नोट कीजिएगा, राइट। तो एक्चुअल में जो रियल जो लीडर्स हैं वो अपने टूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, राइट, इन्वेस्टमेंट से पीछे नहीं हटते, एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो सारे खर्चे करते हैं, इवन जिसका कैजुअल अप्रोच है उससे। तो देखिए भाई, बड़े लीडर्स कौन बनेंगे? जो राइट अप्रोच के साथ आ रहे, फर्स्ट डे से सीखना चाह रहे हैं, फर्स्ट डे से अपना स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट डे को अपना टूल्स परचेज कर रहे हैं, सारे टूल्स को परचेज कर रहे हैं, राइट। कुछ इन्वेस्टमेंट इसके अंदर जरूर होता है और उससे वो पीछे नहीं हट रहा है ना। तो बड़ी सोच है। अब बड़ी सोच की मैं बात करता हूँ, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ रिलायंस जियो का आप डेवलपमेंट देखिए। रिलायंस जियो आया, उससे पहले रिलायंस कॉम था, उससे पहले एयरटेल था, आइडिया था, और ऑलरेडी ये सारे जो बहुत बड़े जो कंपनीज, बहुत बड़े ये सर्विस प्रोवाइडर थे, ऑलरेडी पहले से लॉस में चल रहे थे, ऑलरेडी पहले से लॉस में चल रहे थे। स्क्रीन पर रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोई छेड़छाड़ ना करें, वरना मैं यहाँ से एनोनेट भी आपको कर सकता हूँ, आपको मैं हटा सकता हूँ, ओके, और आप दोबारा फिर इसमें करेक्ट नहीं होगा, ओके। तो इसके अंदर क्या हुआ आपका कि उनका जो अप्रोच था, उनका अप्रोच क्या था कि स्टार्टिंग में आप देखिए, इन्वेस्टमेंट का बड़ी बात करता हूँ, मोटा भाई मुकेश अंबानी गुजरात वाले हमारे, और गुजरात से कुछ लोग हमारे साथ भी कनेक्टेड हंस रहे होंगे, है ना, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं गुजराती। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या करा रिलायंस ने, जियो ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनका 5 लाख करोड़ रुपए का था। और सोच कर देखो, जिस टाइम लॉसेस में चल रही इंडस्ट्री, आज से 3 साल पहले की बात है, जिस टाइम लॉसेस में चल रही इंडस्ट्री, उस टाइम कितने का इन्वेस्टमेंट कर दिया मुकेश अंबानी जी ने? 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा। अब होता क्या था कि लोगों ने लगा अरे मुकेश अंबानी पागल हो गया है, और मतलब जो प्रेस वाले थे, जो न्यूज रिपोर्टर थे, वो भी उनको इस तरीके से सवाल पूछते थे कि क्या आप इसको प्रॉफिटेबल बना पाओगे? तो मोटा भाई बोलते थे कि मेरे को बिजनेस करना आता है, मैं इसको प्रॉफिटेबल बना। आज की डेट में उन्होंने 6 महीने पूरा एकदम कॉल अनलिमिटेड फ्री दी, उन्होंने आपको एकदम फ्री में वॉइस कॉलिंग दिया, फ्री में नेट दिया आपको 6 महीने, और 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी।
लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो नेटवर्क जो जियो का है करीब 50 करोड़, मैं डाटा बता रहा हूँ आपको, फ्रेश डाटा बता रहा हूँ, एकदम नया डाटा बता रहा हूँ, करीब 50 करोड़ यूजर्स हैं आज की डेट में जियो के, एंड उनमें से 34 करोड़ और 80 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। अगर अगर इससे मैं कैलकुलेशन करूँ, 133 रुपए का मंथली रिचार्ज होता है, 399 का वो रिचार्ज कराते हैं, और अभी तो बढ़ भी गया है थोड़ा सा रिचार्ज, अगर 399 रिचार्ज से लगाए, 133 रुपए से लगाए पैकेज रिचार्ज, तो करीब 4,000 करोड़ से लेके 4,500 करोड़, 4,2500 करोड़ रुपए वो मंथली अर्न कर रहे हैं यहाँ से। और जो जियो था जिसमें स्टार्टिंग जो 5 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ का था, तो जो 2.5 लाख करोड़ का उन्होंने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करा था, वो इन्वेस्टमेंट आज की डेट में जो कंपनी का जो वैल्यूएशन है, कीमत है, वो करीब 5 लाख करोड़ की कर दी है ना। और उसमें से आप सोच कर देखिए, इन्होंने अपने स्टेक भी बेच दिए, स्टॉक्स भी सेल कर दिए। करीब मोटा भाई मुकेश अंबानी ने 98 करोड़ रुपए के ऐसी सेल कर दिए। तो 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था शुरुआती, उसमें से 98 करोड़ तो आएगा, बचा कितना, 1.5 करोड़, 1.5 लाख करोड़। और उसमें से क्या कर रहे हैं, 4 से 4.25 लाख कमा रहे हैं, और कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी है 5 लाख करोड़ का। तो आप सोच कर देखिए इस बात को। और अभी नेक्स्ट जो टारगेट है ना मुकेश अंबानी जी का, ये बड़े बड़े जो है ऑर्गेनाइजेशन, उनका अभी अगला जो टारगेट है, वो टारगेट है एफएमसीजी। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इन चीजों के ऊपर, क्योंकि ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर जो गुड्स हैं, इनका जो मार्केट साइज है वो छोटा मोटा मार्केट साइज नहीं है। ये मार्केट साइज इंडिया में 53 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है एफएमसीजी का। सोच कर देखिए कितना बड़ा मार्केट है। और हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 2025 तक इतना करेंगे सर, उसका 10% भी हम ले पाए ना, तो आप सोच कर देखिए कितना बड़ा इस इंडस्ट्री में हो सकता है। ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है। आज की डेट में आप देखो, अमेजॉन जियो के स्टेक खरीद रहा है, रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वोडाफोन का खरीद रहा है, और इन सबका टारगेट पता है क्या है, सबका टारगेट है एफएमसीजी में आना, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की, कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में क्या है, ये एक इंडस्ट्री है और एक ये पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का, राइट। लेकिन एक चीज और इसमें समझना चाहिए कि क्या है, इसमें समझने का ये मॉडल है कि डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल एफएमसीजी पे काम करता है। तो यहाँ पे क्या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं। जो भी एथिकल अच्छी कंपनियां हैं, उन सभी के पास फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं। और आप सोच के 53 लाख करोड़ का ये करीब अभी अभी इंडस्ट्री 53 लाख करोड़ की है ना। और जो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, वो करीब करीब जो उनका बीच का जो मिडिल मैन का जो खर्चा होता है, जैसे ट्रेडिशनल में आप देखो तो उसके अंदर होता क्या है, जनरली आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सामान है, वो एक चैनल के थ्रू आता है जिसमें 50 से 60% वो बीच में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो 50 से 60% मिडिल मैन उन्होंने सारे खत्म कर दिए। आप तो एक एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करीब 40 से 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, खर्च करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट। ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कंपनी एथिकल होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। चलिए आगे मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगा एक चीज के ऊपर, होप तो आपको कुछ मदद मिली हुई। जी हाँ, अब हम जानते हैं एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 4 है ईएसबीआई, एम्प्लॉय, सबसे पहले लोग क्या होते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। ऐसे कैटेगरी के अंदर दुनिया में एक सर्वे है, मेरा सर्वे नहीं है, रॉबर्ट कियोसाकी का है, कि दुनिया के 95% लोग क्या करते हैं, या तो वो नौकरी करते हैं या फिर खुद की नौकरी करते हैं, मतलब या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, है ना। दूसरा जो कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें 10% आते हैं, वो लोग बिजनेस करते हैं, जिसमें उनके लिए एक सिस्टम काम करता है, या पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब मेरे से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर छोटा बिजनेस है तो बिजनेस ही, और बड़ा बिजनेस भी बिजनेस ही है, तो ये अंतर क्या हुआ उसमें, सेल्फ एम्प्लॉयड में और बिजनेसमैन में अंतर क्या हुआ? इसमें अंतर ये हुआ कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अगर ये 6 महीने घर बैठ जाए तो इनका टर्नओवर कम होता जाएगा, और इनका टर्नओवर कम होते होते खत्म हो जाएगा, मतलब इनका काम नहीं चलेगा, ये खत्म हो जाएगी 6 महीने में। लेकिन जो एक बिजनेसमैन है, वहां पर क्या होता है, वहां पर एक सिस्टम काम कर रहा होता है, और वहां पे क्या होता है कि आप अगर काम नहीं भी कर पाते तब भी सिस्टम काम कर रहा है, तो आपको लगातार पैसे आते हैं, है ना। तो एक्टिव इनकम यहाँ पर के अंदर आप देखो, और पैसिव इनकम देखो, पैसिव इनकम के लिए 10% लोग हैं और एक्टिव के लिए ये लोग हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये पता चल गया कि अगर मुझे पैसिव इनकम कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को बिजनेस करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, है ना। तो इसके लिए क्या नेटवर्क मार्केटिंग इस चीज को पूरा कर रहा है, क्या डायरेक्ट सेलिंग इस चीज को फुलफिल कर रहा है? आंसर क्या है? आंसर है यस, बिल्कुल कर रहा है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन होते हो और शुरुआत करते हो, तो सबसे पहला जो साल होता है वो आप इस तरीके से मान लीजिए, इसमें भी 4 फेज है। पहला साल आप एक एम्प्लॉय की तरह यहाँ पे काम करते हो,
एम्प्लॉय का मीन्स क्या हो गया कि आपको पैसे बहुत ज्यादा कम आते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। दूसरा जो फेस आता है वहां पर क्या होता है, आपकी कुछ टीम क्रिएट हो जाती है, आप उन टीम को संभाल रहे होते हो, तो आपको यहाँ पर क्या होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड आप यहाँ पर हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर आप अपना बिजनेस छोड़ नहीं सकते, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, लगातार काम कर, बिजनेस छोड़ दोगे बिजनेस डाउन हो जाएगा। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में क्या हो गया, अब आप सोचकर देखो, आज की डेट में मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ, राहुल सर यहाँ पे नहीं है, विवेक सर यहाँ पे नहीं है, सिद्धार्थ सर यहाँ पे नहीं, अल्टीमेटली उनके लिए तो ट्रेनिंग चल रही है, उनकी टीम की तो ट्रेनिंग हो रही है। थर्ड ईयर आप बिजनेसमैन हो जाते हो, जहाँ पर आपके लिए सिस्टम काम कर रहा होता है। और चौथी साल आप क्या करते हो, जो आपकी बहुत बड़ी पूंजी आती है उससे फिर आप इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर देते हो, जिससे ये लोग बड़े बड़े प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, बड़ी बड़े घर खरीदते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, अपनी गाड़ियां खरीदते हैं, ये चीजें होनी शुरू हो जाती है। तो ये 4 फेज के अंदर आ रहे हैं। आगे आप देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारे फेज आते हैं या फिर ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस बात को सबसे ज्यादा सफल जो लोग हैं उनकी क्यूटीज आप देखिए, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी है, बेसिकली जापान से हैं और यूएस में शिफ्ट हो गए हैं। तो इन्होंने बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स ए रेडीमेड बिजनेस। ये एक बिजनेस रेडीमेड है और ये दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है। इन्होंने किताब लिखी रिच डैड पुअर डैड और सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है। ये देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल है। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, जो कि बिल क्लिंटन के बिजनेस पार्टनर, उनके फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं। राइट, आगे देखते हैं। ये देखिए, इनकी बिल गेट्स यहाँ पे इनकी बादशाहत कायम रही है बहुत समय तक, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे हैं। अभी तो जेफ बेजोस है। तो इनका क्या कहना है कि इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मेरा सब खत्म हो जाए, मेरे को मौका लगे, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू करूँ। राइट, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आप सोच, ये देखिए, ये है ब्रायन ट्रेसी। ब्रायन ट्रेसी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं एंड बहुत बड़े लीडरशिप कोच है। तो इनका कहना है कि फ्यूचर जो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो अनलिमिटेड है। यहाँ पर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, ये अनलिमिटेड मिलियनियर्स को पैदा करने वाला है। यहाँ पर इस बिजनेस की मेथड्स का पूरी दुनिया में प्रशंसा होने वाली है और ये फ्यूचर रेडी बिजनेस है, ये आने वाले समय का बिजनेस है। राइट, तो ये सोच मैं आपके अंदर डेवलप कर रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या, या आप कैसे लोगों को गाइड करोगे, आप ऐसे यहाँ से गाइड कर सकते हो। आगे आप देखिए, आगे एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। ये देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इज द fast 21st century business, right? fastest growing business of 21st century। ये किसने बोला है? ये बोला है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। उन्होंने कहा है कि हर यंग मैन को या वुमेन को ग्लोबली नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए, राइट? मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, प्रॉब्लम तो नहीं है? यस, ओके, थैंक यू सो मच। आगे बात करते हैं। चलिए, इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा मैं आपको ना ले जाते हुए आगे टॉपिक पे ले जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये आप जान लीजिए, इसको समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपके सामने शेयर कर। पहली कंपनी जो थी डायरेक्ट सेलिंग की, वो कंपनी थी एवन, और 1886 में शुरू हुई, 1886 के अंदर। सेकंड जो कंपनी थी वो फिर 1910 के अंदर यूएसए में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई। 1951 में टपरवेयर आया। 2015 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए इंडिया में रेगुलेशन आई। 1996 में अल्टीमेटली इंडिया के अंदर एंट्री हुआ इस इंडस्ट्री का। अभी 22 साल पुरानी इंडस्ट्री हो चुकी है और 2015 में इसके ऊपर क्या हुआ, रेगुलेशन आया और 9 सितंबर 2016 को इसके ऊपर गाइडलाइन बन गई एंड आज इसके ऊपर रिफॉर्म गाइडलाइंस क्रिएट हुई हैं, राइट? और उसके ऊपर हमारे जो विस्टीज के एमडी गौतम वाली सर, वो उसके अंदर भी थे और वो मेन पर्सन थे जो कर रहे थे। आज की डेट में अगर मैं एक फ्रेश डाटा आपको दे रहा हूँ, इस साल का जो टर्नओवर हुआ है इंडिया के अंदर, वो करीब 13,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, राइट? अनुराग ठाकुर साहब हैं, राइट? अगर उनके बारे में मैं बात करूं तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है, राइट? लेकिन इसको करने से पहले एक मैं स्टोरी आपको सुनाना जरूर चाहूंगा। क्या आप सुनना चाहेंगे? अच्छा है, आपने हाँ कर दिया, वरना मैं सुनाता तो तब भी आप मना करते, राइट? एक्चुअल में क्या हुआ, एक कहानी है। एक कंपनी थी और एक देश के अंदर कंपनी वो काम कर रही थी, अमेरिका के अंदर। एंड उसके बाद हुआ क्या कि उनको चाहते थे कि मैं अपनी मार्केट को अफ्रीका के अंदर लेके जाऊं। तो उन्होंने क्या करा कि मैनेजर को, ये अप्रोच की बात मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? सोच की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपने मैनेजर को भेजा अफ्रीका में कि जाके अफ्रीका में देखे आओ, हमारी जूते की कंपनी है, क्या वहां पे जूते बिक सकते हैं हमारे, राइट? तो वो वहां पे गया और वहां पे उसने उतर के देखा कि यहाँ तो बहुत ज्यादा गरीबी, यहाँ तो कोई जूते पहनते ही नहीं है, राइट? तो उन्होंने कंपनी को वहीं से फोन करा। उन्होंने बोला कि सर कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? उन्होंने कहा 20 लाख रुपए की कर रहे हैं, 2 करोड़ रुपए की कर रहे हैं। उन्होंने बोला सर 1 रुपए की मत करो, यहाँ के लोग जूते नहीं पहनते।
तो एक दूसरा था मैनेजर वहीं पे, उस मैनेजर ने बोला सर क्या एक बार मैं ट्राई करूं, मैं जाऊं अफ्रीका। अब वो अफ्रीका गए, अफ्रीका के अंदर उन्होंने गरीबी देखी, राइट। और जब उन्होंने गरीबी देखी तो उन्होंने देखा लोग जूती नहीं पहनते, उन्होंने बोला सर क्या कर रहे हो, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे। बोला कि 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सर ऐसा करो यहाँ पे 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करो, या तो आप जूते की फैक्ट्री लगा दो। उन्होंने कहा क्यों, एक मैनेजर तो मना कर रहे हैं, कह रहे यहाँ तो लोग जूते ही नहीं पहनते, यहाँ तो बस लोगों को समझाना है कि जूते आपको पहनने के बेनिफिट क्या होंगे, और यहाँ पर तो हम उतना टर्नओवर कर सकते हैं जितना हम अपने कंट्री में नहीं करते। तो सोचकर देखिए हमें क्या करना है डायरेक्ट सेलिंग में, लोगों का खाली तरीका ही तो बदलवाना है प्रोडक्ट्स यूज करने का। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो कहीं और से ला रहे हैं वो कहाँ से लेके आएंगे, वो यहाँ से लेके आ सकते हैं, राइट। इसके ऊपर मैं आपको जरूर एक वीडियो जरूर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ओके, मैं अभी एक आपसे यहाँ से वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ओके, जी हाँ, इस वीडियो को देखिए आप। All I want to say is our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion. All I want to say is our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. The woman has outnumbered the men. They are 75%, the men are just 25%. The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. This is a commendable achievement and it aligns with our government's vision of encouraging and facilitating the role of women in India's growth story. And I'm sure the target what you have set for yourself and for the industry to be among the top 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी पर ज़मीं तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा। ओके, तो अभी आपने यहाँ पर अभी स्क्रीन शो हो गया, स्क्रीन दिख रहा है आपको सभी को प्रॉपर? ओके, थैंक यू। अभी आपने ये स्पीच सुना, राइट? ये अनुराग ठाकुर जी हैं और इसके अंदर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो मुझे लगा और मैं आपको भी शेयर करना चाहूंगा। सबसे ज्यादा चीज इन्होंने बताया कि Need a professional website? I created one for our startup using Wix. इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, Let me show you how I did it. First, go to Wix.com. Our startup is constantly evolving, and जी हाँ, ओके, अभी आपको शो हो रहा होगा क्लियर, कोई वॉइस आपको नहीं आ रहा होगा, कोई वॉइस अलग, कोई और दूसरी वॉइस तो नहीं आ रही किसी को? एक बार मुझे बता दें, लवली मैम है हमारे साथ अभी कनेक्टेड यहाँ पे। ओके, थैंक यू। तो इन्होंने सबसे पहली बात क्या बोली कि 60 लाख एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स हैं इंडिया के अंदर, नेटवर्क मार्केट 60 लाख लोग कर रहे हैं और करीब 2024-25 तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसके अंदर एज ए कैरियर इन्वॉल्व होने वाले हैं।
75% दुनिया भर में जो वुमेन्स हैं, 75% जो वुमेन्स है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, 75% वुमेन्स काम करती हैं, 25% जो है लड़के हैं, बॉयज है, मतलब मेल्स। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर कि डेली 200 जो वुमेन्स है वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रही हैं। 2018-19 के अंदर का रिकॉर्ड है कि दुनिया भर में 85 मिलियन जो वुमेन्स है वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर चुके हैं, राइट। तो गवर्नमेंट भी इसको लेकर पॉजिटिव है। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि ये फ्यूचर मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। चलिए आगे बात करते हैं। देखो फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक यहाँ पर काम तो चलता रहेगा। फेसबुक और व्हाट्सएप हमसे एक भी पैसा नहीं लेता, लेकिन आज भी दुनिया के टॉप 10 में है, राइट। और फिक्की का एक सर्वे है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, कि 2025 तक जो भी 13,500 करोड़ का जो टर्नओवर है ये बढ़ के 64,500 करोड़, मतलब 65,000 करोड़ का हो जाएगा। 5 गुनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली, राइट। ये चीज आप सोच कर देखिए कि कितना बड़ा इसके अंदर हो सकता है। लेकिन हर इंडस्ट्री के अंदर जैसे मैं बात करूं कि 4 फेस होते हैं, एक नेगेटिव फेस होता है, तो पहले नेगेटिव फेस था, पॉजिटिव फेस दूसरा होता है। तो अभी इंडिया के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जो डायरेक्ट सेलिंग है, वो पॉजिटिव फेस में, यहाँ पर रिजल्ट सारे लोगों को ट्रस्ट होगा। तीसरा फेस जो ग्रोथ फेस जो कि चालू होने वाला है, और चौथा जो फेज आता है वो नॉर्मल फेज है, कंपटीशन फेज आता है, और इसके आने के लिए अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी हम बहुत पीछे, राइट। बेनिफिट्स ऑफ एमएलएम, सबसे पहली चीज कि आपको यहाँ पे पैसिव इनकम का अपॉर्चुनिटी मिलता है, मतलब आप एक बार नेटवर्क क्रिएट करो और उसके बाद आपको लाइफ टाइम पैसा आता है। दूसरी चीज वुमेन्स को हम एम्पावर करते हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट होता है। अपॉर्चुनिटी यही है, एसएमईज होता है, स्मॉल माइक्रो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए होता है, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन, उनको एसएमईज बोला जाता है। तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। कोरोना आया, सबका बिजनेस डाउन हो गया, बट वो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करके यहाँ पर हम उनको अपॉर्चुनिटी अगर शेयर करें, राइट, तो यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, यहाँ से बहुत बड़ा वो काम कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो एम्प्लॉयमेंट है उसको इनहांस करता है, राइट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, जैसे कि वेस्टीज है तो हार्ट टू हार्ट फेडरेशन है हमारा, उसके द्वारा कितने सारे अनाथ जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिलती है, उनको खाना मिलता है। जो 3 बच्चे हैं, राइट, उनको अच्छी वर्ल्ड क्लास लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की उनको एजुकेशन मिलती है, राइट। हम एक राइस ब्रांड खरीदते हैं तो उससे कुछ पैसा चैरिटी को जा रहा है, हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन को भी जा रहा है, जिससे कि बच्चों का एजुकेशन मिल रहा है, बच्चों का खाना भर रहा है, पेट भर रहा है, उनको खाना मिल रहा है, प्रॉपर फूड मिल रहा है, हेल्थी फूड मिल रहा है ना। और 3 बच्चों के साथ ये हो रहा है, तो आप ये चीज सोचो। दूसरी बात, कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट सेक्टर। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में हम कंट्रीब्यूट करते हैं और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा कमाता है, हम एकदम फ्रेश मनी कमाते हैं, एकदम व्हाइट मनी कमाते हैं, तो यहाँ पर हम कंट्रीब्यूट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को अगर बोलना जाए ना तो ये मॉडर्न गुरुकुल है। आज मैं किसी को शेयर भी कर रहा था ये बात कि नेटवर्क मार्केटिंग मॉडर्न गुरुकुल है। कैसे? जैसे कि पहले जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे और राजा महाराजा जो थे तो वो अपने बच्चों को क्या करते थे, गुरुकुल भेजा करते थे। लेकिन वो हो सकता था कि राजा महाराजा तो महल में भी करवा सकते थे, लेकिन महल में क्यों नहीं कराते थे, वो उसको क्यों उन्होंने गुरुकुल में भेजते थे? इससे 2 चीजें होती थी। एक, ईगो कैसे, मतलब उन्हें सारा काम खुद से करना पड़ता था, ईगो और कंफर्ट जोन। तो ईगो क्या होता था कि उन्हें सारा काम करना पड़ता था, अपना खुद के पैर दबाने पड़ते थे, अपना खाना के लिए लकड़ी लानी पड़ती थी, भीख भी मांगनी पड़ती थी अपना पेट भरने की, इससे उनका ईगो खत्म होता था। दूसरी चीज, कंफर्ट जोन उनके पास रहता नहीं, तो खाना पीना उठना सारा कुछ काम खुद से करना, खुद से खाना बनाना, खुद से खाना, सब कुछ खुद से, तो कंफर्ट जोन खत्म हो जाता था। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जब आप शुरुआत में आते हो तो अगले 1 साल जो रकड़म पट्टी आपकी होती है ना दवा की, उसके अंदर आपका ईगो खत्म हो जाता है एंड आपका कंफर्ट जोन खत्म हो जाता है और आपकी नई जिंदगी खुशियों वाली यहाँ से शुरुआत होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द मॉडर्न गुरुकुल, राइट। चलिए यहाँ पे बात करते हैं उसके बाद जिंदगी क्या होती है। एक अच्छी फैमिली, खुशहाल फैमिली आप यहाँ से ले सकते हो। खुशहाल फैमिली होती है, एक बड़ा घर आप यहाँ से बना सकते हैं, राइट। आप यहाँ से एक ड्रीम वैकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। देख रहे हैं ड्रीम लाइफ है, ये ड्रीम लाइफ है, इसको आप एंजॉय करते हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और ये बड़ी बड़ी लग्जरी कारें, जो सपना होता है, राइट, वो चीजें आप यहाँ से पूरी करते हो, वो सपने यहाँ से पूरे करते हो नेटवर्क मार्केटिंग से। एंड दिस इज द ओनली ऑप्शन फॉर द जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके लिए इज द ओनली ऑप्शन टू बिकम ए मिलियनियर इज द नेटवर्क मार्केटिंग। विद दिस थैंक यू सो मच। आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करता हूँ, यहीं पर खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपको बहुत एंजॉय आएगा, मजा आएगा, बहुत सारी एजुकेशन